हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार। आप सभी का टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इसका फर्स्ट पार्ट है परसेंटेज का, वो हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। काफी गजब के और शानदार क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इस कंप्लीट सीरीज को आपको गौर से देखना है और अपने दोस्तों को भी, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है एसएससी जीडी या फिर आरआरबी एलपी के रिगार्डिंग, या फिर जो भी आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है उसके रिगार्डिंग, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके। तो बढ़ते हैं, आज का हमारा ये जो सेशन रहेगा वो रहेगा परसेंटेज का सेकंड सेगमेंट। यहाँ पे भी हम बहुत सारे गजब के और शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम्स के अंदर जाने की संभावनाएं हैं वो 100 to 1% होंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की कुछ गजब क्वेश्चनों के साथ के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और सेशन का जो पहला क्वेश्चन है ना, सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि ए मिक्सर ऑफ 300 ग्राम्स कंटेन 60% सुगर, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड सो दैट सुगर एंड वाटर बिकम इक्वल। क्वेश्चन में आपको इतना बताया गया है कि 300 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 60% चीनी की मात्रा आपको दी गई है। बताइए इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण आपको मिले ना उसमें चीनी और पानी का अनुपात क्या हो जाए दोस्तों, बराबर हो जाए, मतलब 1:1 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। काफी अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। मिक्सर और एलिगेशन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पे भी कंप्लीटली हम इस चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आरआरबी एएलपी का जो आपका एग्जाम होगा उसके रिगार्डिंग। सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा टोटल हमारे पास जो क्वांटिटी है ना वो कितनी है भाई, 300 ग्राम की है। 300 ग्राम टोटल क्वांटिटी है। अब इस 300 ग्राम में हमारे पास क्या है दोस्तों, एक तो है हमारे पास शुगर और एक है हमारे पास क्या, वाटर, यानी कि दो चीजें हमारे पास रखी हुई है। अब आपको आगे बताया गया है कि चीनी की क्वांटिटी है ना वो 60% है। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 60% हमारे पास क्या है भाई, शुगर की वैल्यू है, ठीक है ना। तो 300 का हम 60% जब कैलकुलेट करेंगे ना, 300 का जब हम 60% कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब 180 ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, शुगर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर 300 में से 180 ग्राम हमारे पास शुगर हुआ तो मुझे बताओ वाटर की वैल्यू कितनी होगी, तो 40% हो जाएगा, मतलब 120 ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। बताओ ये बात सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी है क्या कि 300 ग्राम था उसमें 60% आपके पास में शुगर है तो बचा हुआ 40% है ना वो आपके पास में क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 40%, ठीक है भाई, तभी तो टोटल 100% बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है कि इसमें कितना क्या मिलाया जा रहा है भाई, वाटर मिलाया जा रहा है कि हमारे पास जो शुगर और वाटर का रेशियो है ना वो इक्वल हो जाए। इक्वल होने का मतलब है कि 1:1 हो जाए, यानी कि कुल मिला के डिमांड ये है कि जो हमारा शुगर है और जो हमारा वाटर है इन दोनों का जो रेशियो है ना वो कुल मिला के हमारे पास कितना बनना चाहिए भाई, 1:1 बनना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो इसने क्या कहा है, कितना पानी और मिलाया जाए, मतलब इसने शुगर को क्या किया है, बिल्कुल फिक्स रखा है। तो शुगर को हम नहीं छेड़ेंगे। तो शुगर हमने क्या रखा है यहाँ पे, 180 ग्राम है। अब यहाँ पे कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी पहले कितना था, 120 लीटर। इसमें कितना और मिलाया जाए, तो हम मान लेते हैं कि x लीटर हमने पानी मिला दिया। तो जो नया कॉम्बिनेशन है ना वो हमारे पास इक्वल बन जाएगा, मतलब 1:1 यानी कि 1/1 बन जाएगा। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 120 + x हो जाएगा। तो मुझे बताओ खाली x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई भाई, 60 ग्राम। कितनी हो गई, 60 ग्राम। तो इसका मतलब कितना पानी हम और मिलाएंगे, 60 ग्राम पानी और मिलाएंगे ताकि हमारे पास जो ये कॉम्बिनेशन है ना वो क्या बन जाए, इक्वल बन जाए। आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी हिट कर सकते थे ताकि आपको ये कैलकुलेशन ना करनी पड़े। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है, जो डेटा दिया गया है, 180 ग्राम हमने क्या निकाला यहाँ पे शुगर और 120 ग्राम हमने क्या निकाला यहाँ पे वाटर। कितना वाटर और मिला है, सपोज दैट अगर मैं इसमें 60 और ऐड कर दूं तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ हमारे पास नया जो मिक्सर बनेगा उसमें वाटर भी 180 ग्राम हो गया
और शुगर भी हमारे पास 100 ग्राम हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो 60 है ना, वो इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो आप इसको बाई ऑप्शन बी हिट कर सकते हो, ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर ज्यादा माथापची ना करना पड़े और इस क्वेश्चन का आंसर है ना वो बेतरतीब तरीके से आप निकाल सको। ठीक है, बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने कि इन ए 25 लीटर मिक्सर, यानी कि 25 लीटर के मिक्सर के अंदर मिल्क ऑफ वाटर, यानी कि दूध और पानी के 25 लीटर के मिक्सर के अंदर वाटर इज ओनली 20%, पानी की मात्रा केवल 20% है। हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड, कितना ज्यादा पानी और मिलाएं टू द मिक्सर, यानी कि उस मिश्रण में, दैट वाटर शुड बी 90%, जो वाटर है ना वो कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। बहुत गजब का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको चेंजेस बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में ये कहेगा कि दूध और पानी का मिक्सचर है, इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि पानी का जो परसेंटेज है वो इतना हो जाए। कई बार आपको सेम चीजें देगा। तो डिफरेंट डिफरेंट शेड के क्वेश्चन होंगे, तो काफी अच्छा और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आने की संभावनाएं तो मान के चलिए आप, अगर मिक्सर और एलिगेशन से क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज है ना वो 100% बन के आती है आपके, क्योंकि मिक्सर और एलिगेशन के अंदर दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार के पजल क्वेश्चन डालता है, ताकि स्टूडेंट्स क्या होता है ना कैलकुलेशन करने के अंदर लग जाता है। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूं कि 25 लीटर हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन था, इसके अंदर वाटर हमारे पास कितना है भाई, 20%। तो ध्यान दीजिएगा वाटर हमारे पास कितना है भाई, 25% है। ठीक है, वाटर 25% है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए कितना और पानी मिलाया जाए, मतलब अब मिलाना क्या है हमें, पानी, ताकि जो नया कॉम्बिनेशन बने ना उसमें वाटर हमारे पास कितना हो जाए, 90% हो जाए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वाटर, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे वाटर, यानी कि तीनों जगह पे आपके पास में वेरिएबल क्या है, बिल्कुल सेम है। अगर वेरिएबल सेम है ना तो बस आप ये कॉन्सेप्ट याद में रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिएगा टोटल मिक्सर हमारे पास कितने लीटर का था, 25 लीटर का था। तो ये लो भाई टोटल लीटर हमारे पास कितना है, 25 लीटर का इनटू, अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों का हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो 90 और 25 इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया भाई, 10 में से 5 घटाया 5, 8 में से 2 घटाया तो 65 हो गया बटा। अब जो लास्ट वाला पार्ट है ना इसको 100 में से घटाना है, तो 100 में से मैंने 90 घटाया तो ये कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 5 से मैंने इसको काटा, ये 5 बार चला गया और ये 2 बार चला गया। ठीक है ना। अब यहां से जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास जो है ना कितना बन जाएगा भाई, 5 25 बच गया कितना, 2 56 30 और 2 कितना बच गया, 325 हो गया। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हमारे पास कितना होगा भाई, 2 1 कम 2 और 2 छिके 12, फिर 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा। एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर से हम। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है कि इन ए 25 लीटर मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी कि 25 लीटर पानी और जो हमारा दूध है इसके मिक्सर के अंदर वाटर इज ओनली 20%, पानी है वो केवल 20% दिया गया है। हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सर दैट वाटर शुड बी 90%, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि जो रिक्वायर्ड पानी की मात्रा है ना वो 90% हो जाए। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया गया है वाटर, वाटर कितना परसेंट है भाई, 20% वैल्यू आपको दी गई है। कितना पानी और मिलाया जाए, तो यहाँ पे हम पानी मिला रहे हैं ताकि जो न्यू मिक्सचर है ना उसमें वाटर है ना वो टोटल कितना बन जाए, 90% बन जाए, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा जब आपके पास में सभी तरफ वाटर हो या सभी तरफ मिल्क हो तो उस केस में आप ये कॉन्सेप्ट यूज में ले सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोटल क्वांटिटी कितनी दी गई है, 25 लीटर की, टोटल क्वांटिटी 25 लीटर की है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो, तो 90% और 20% का जो डिफरेंस है ना वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 70% आ जाएगा। फिर लास्ट वाला जो वैल्यू है ना इसको आप क्या करना है, 100 में से घटाना है। तो 100 में से मैंने 90 घटाया तो ये कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 175 लीटर। यानी कि हम कितना पानी और मिलाएंगे, 175 लीटर पानी और मिलाएंगे ना
तो हमारे पास जो नया मिक्सचर बनेगा ना उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास में तीनों तरफ वाटर 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 इंक्लूड है तो उस केस के अंदर आपको करना क्या है कि सेम कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे। सपोज दैट यहाँ पे अगर मिल्क होता तो फिर हम क्या करते, सभी को मिल्क बना देते, ठीक है ना, और 100 में से कम करके हम इन चीजों को चेंज कर पाएंगे। जैसे सपोज दैट अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे मिल्क होता, यहाँ पे हम वाटर मिला रहे होते और फिर यहाँ पे मिल्क होता, तो अगर मैं कहूँ कि 20% हमारे पास वाटर है तो यहाँ पे मिल्क कितना होगा, 80% होगा। फिर कितना हम यहाँ पे मिलाएंगे, वाटर कितना हम मिलाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेट की चीजें आपको दिखाई देंगी, कितना पानी हम और मिलाए, मतलब सभी को पानी बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20% तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पे हम क्या मिलाते भाई, यहाँ पे अगर हम मिल्क को ऐड करते तो कितना हो जाता हमारे पास, तो मुझे बताओ 90% अगर वाटर है तो 10% हमारे पास क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। अब बताओ सिचुएशन कुछ वैसी बन गई जैसा हम क्वेश्चन को करते आ रहे हैं, मतलब सेम पैटर्न से क्वेश्चन बन गया। तो जब आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट सेट की चीजें नहीं दी हुई है तो आपको हालात वैसे बनाने पड़ेंगे, और अगर ऑलरेडी गिवन है तो फिर तो इस क्वेश्चन का आंसर है ना बिल्कुल झट से निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी और सिंपल क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को और फिर उसके बाद में करने की कोशिश करना। Manjeet Singh sells 3/8 part articles at 12% profit. At how much percent profit or loss he should sell remaining articles to earn 4% profit on overall? क्वेश्चन में कहा गया है कि मनजीत सिंह है वो कुल खरीदी गई वस्तुओं का 3/8 भाग है वो 12% के लाभ पर बेचता है। तो ज्ञात करें कि वह शेष को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल पर क्या हो जाए, 4% का लाभ हो जाए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप एलिगेशन मेथड से करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत इजी और सिंपल वे से सोल्व हो जाएगा। बाकी अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स मान के करते हो तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी काफी बढ़ जाएगी, लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिगेशन क्या कहता है कि हमारे पास अगर मैं कहूँ कि जो भी आर्टिकल थे उसका 3/8 भाग है वो बेचता है कितने परसेंट पे, 12% प्रॉफिट के ऊपर सेल कर देता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है मुझे बताओ, अगर टोटल एक पार्ट था, एक में से 3/8 यहाँ पे ले लिया तो बचा कितना भाई, 5/8 पार्ट बच गया कि नहीं। इसको वो कितने परसेंट प्रॉफिट या फिर लॉस के अंदर सेल करे ताकि ओवरऑल उसको जो मिले ना वो 4% का क्या मिले, प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। अब हम इसको सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एलिगेशन मेथड यहाँ पे अगर मैं यूज करूंगा ना तो देखो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। कुल मिला के यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 3 आर्टिकल थे, उनको कैंडिडेट सॉल्व कर रहा है 12% प्रॉफिट के साथ के अंदर। फिर हमारे पास आर्टिकल कितने हैं भाई, 5 आर्टिकल है, इसको वो सॉल्व कर रहा है कितने परसेंट, लेट इसकी जगह पे हम मान लेते हैं एक्स परसेंटेज, ठीक है ना। एक्स परसेंटेज में मान के चलता हूं ताकि कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एक्स परसेंट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस परसेंट होना है। ओवरऑल मिला करके यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 4% को हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे तो ज्यादा में से कम को घटाना है, तो 12 में से 4 घटाए तो ये कितना बना हमारे पास, 8 बन गया। इसमें से इसको घटाए तो इस बार इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 में से x घटाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 - x बन जाएगा। मतलब ये जो रेशो आया है ना, ये रेशो आपके पास में आ गया क्वांटिटी का, ठीक है, मतलब मात्रा का हमारे पास रेशो कितना आ गया, 4 - x रेशो 8 आ गया। तो यहाँ पे अब हम इस चीज को सेट करेंगे कि एक तरफ हमारे पास है 4 - x। अब यहाँ पे आप ऑप्शन लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ताकि आगे कैलकुलेशन ना करना पड़े। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी गई है, हमें 3/5 दी गई है। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 तिया 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 के 20 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। मुझे खाली 5x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मुझे बताओ 5x इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर लेकर आएंगे ना 24 को, तो 24 है माइनस का हो जाएगा, तो ज्यादा किसका होगा, माइनस का, कितना, 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -4/5% हो जाएगा। अब मुझे बताओ माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब इतना सा है कि उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, 4/5% का। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनाना वो क्या बन गया हमारे पास, 4/5% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन तरीका था ये इस क्वेश्चन को करने का।
आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे बाई ऑप्शन हिट भी कर सकते थे ताकि आपको इतनी कैलकुलेशन है ना वो ना करनी पड़े। तो दोस्तों ये कुछ कॉन्सेप्ट थे एग्जाम्स में क्वेश्चन को क्रैक करने के, कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सिंपल बना सकते हैं। बाकी अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स मान के करोगे ना तो आंसर तो तब भी आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि टाइमिंग का, क्योंकि आजकल जो एग्जाम है ना वो सिर्फ और सिर्फ खेल है किसका, टाइमिंग का खेल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A reduction of 25% in the price of wheat enables Narendra to buy 2 किलोग्राम more wheat for rupees 240। यानी कि नरेंद्र है गेहूं के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण नरेंद्र है वो 240 रुपए में 2 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद गेहूं का आपको क्या कैलकुलेट करना है, मूल्य कैलकुलेट करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, एक तरीका बताऊंगा और उससे आपके सारे की सारे इस पैटर्न के क्वेश्चन है ना पूरी जिंदगी में कभी गलत नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो दो ही प्रकार के बनते हैं, या तो आपको पूछेगा स्टार्टिंग का प्राइस या फिर पूछेगा अब रिडक्शन के बाद में उसका जो भाव है ना वो कितना होगा। तो दो ही पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे बन के आते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, किस प्रकार से बनेगा ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ कि 25% की कमी हो रही है तो 25% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लेना तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम मान ले कि स्टार्टिंग के अंदर 4 रुपए की वो चीनी लेकर आ रहा था, अगर स्टार्टिंग के अंदर वो चीनी लेकर आ रहा था 4 रुपए की, या गेहूं लेकर आ रहा था 4 रुपए का, तो अब 1 रुपए की कमी हो जाएगी, मतलब अब गेहूं वो कितने रुपए का लेकर आएगा, 3 रुपए का लेकर आएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास एक तरफ वैल्यू रखते हैं हम स्टार्टिंग का, यानी कि शुरुआत का, जब आपके पास में वैल्यू कम नहीं हुई थी तब का, और एक तरफ रखते हैं हम आज का नाउ, यानी कि कमी होने के बाद। तो पहले हमारे पास जो गेहूं है वो 4 रुपए का आ रहा था और आज हमारे पास गेहूं है वो कितने रुपए का आ रहा है, 3 रुपए का आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है भाई, प्राइस का रेशो है। ये हमारे पास जो रेशो है ना वो किसका है, प्राइस का रेशो है। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि हमेशा जो प्राइस होती है ना, हमेशा जो प्राइस होती है और जो कंजप्शन होता है, प्राइस और कंजप्शन के बीच में जो रेशो होता है ना वो हमेशा उल्टा होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। ऐसा होता क्यों है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मार्केट में किसी चीज की प्राइस कम हो जाती है, मतलब पैसे अगर कम हो जाते हैं, तो उसका कंजप्शन क्या हो जाता है ना, बढ़ जाता है, मतलब लोग इसको ज्यादा खरीद पाते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ मार्केट में अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, पैसे अगर ज्यादा हो गए तो लोग उस चीज को कम खरीद पाते हैं। तो यही चीज होती है कि प्राइस और कंजप्शन के बीच में हमेशा अपोजिट यानी कि विपरीत संबंध पाया जाता है। अब जब विपरीत संबंध पाया जाता है ना, तो अगर हमारे पास प्राइस का रेशियो 4 से 3 है, तो मुझे बताओ कंजप्शन का रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगा। तो कंजप्शन का रेशियो बन जाएगा हमारे पास 3 से 4 बन जाएगा। 3 से 4 का मतलब है कि पहले अगर कोई आदमी 3 किलोग्राम गेहूं लेकर आ रहा था, तो अब वो केवल और केवल 4 किलो गेहूं लेकर आ रहा है। तो मतलब गेहूं की मात्रा यहाँ पे कितनी ज्यादा लेकर जा रही है, 1 किलोग्राम ज्यादा लेके जा रहा है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें ना, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 2 किलोग्राम गेहूं अधिक लेकर जा रहा है। तो ये एक की वैल्यू है ना, ये हमारे पास किसके बराबर हुई, 2 किलोग्राम के बराबर हुई, मतलब कितना गुना हुआ भाई, 2 गुना हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है बस वो क्वांटिटी कैलकुलेट कर लीजिए। तो कमी के बाद, कमी के बाद मतलब आज का, तो आज का हमारे पास यहाँ पे रेशो कितना है, 4, तो 4 को मैं कितना गुना करूंगा, 2 गुना कर दूंगा। तो इसका मतलब आज हम गेहूं है वो कितना लेकर आएंगे, 8 किलो लेकर आएंगे। अगर गेहूं हम 8 किलो लेकर आ रहे हैं तो मुझे बताओ रुपए हम कितने लेके गए थे। रुपए पहले भी हम 240 लेके जा रहे थे और आज भी हम रुपए है वो 240 ही लेके जा रहे हैं। ठीक है ना, तो रुपए तो हम कितने लेकर गए हैं, 240। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास गेहूं कितना आ रहा है भाई, 8 किलोग्राम आ रहा है। तो इसका मतलब गेहूं का जो भाव है ना वो कितना हो जाएगा भाई, 30 रुपए पर केजी। कितना हो जाएगा, 30 रुपए पर केजी। मतलब 1 किलोग्राम गेहूं का जो वैल्यू है ना वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 रुपए आ जाएगा, मतलब 30 रुपीज पर केजी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि बताओ पहले वाला भाव क्या है, तो हम पहली वाली क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते। तो 3 को अगर मैं दुगुना कर देता तो 3 दूनी कितना हो जाता, 6, और 240 में अगर हम 6 का भाग देते तो पहले चीनी का भाव क्या था, 40 रुपए प्रति किलोग्राम था। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ, सबसे बेस्ट और सबसे इजी सॉल्यूशन हुआ। और इस प्रकार के क्वेश्चन है ना कभी भी आपके गलत नहीं होंगे, चाहे क्वेश्चन को कितना भी घुमा दिया जाए, लेकिन सेम मेथड से आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी अच्छा और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। परसेंटेज के लिए से मान के चलिए कि पहले तो वैल्यू दी गई थी, लेकिन अभी एग्जाम्स के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, जहां पे आपको एल्जेब्रिक फॉर्मेशन के अंदर है वो सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं और वैल्यू भी आपको एल्जेब्रा फॉर्मेट के अंदर दिया गया है। देखो कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसी परीक्षा में एक अभ्यर्थी है वो x% अंक प्राप्त करता है और a अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी है वो y% अंक प्राप्त करता है जो उसके न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकों से कितना ज्यादा है भाई, b अंक अधिक है। आपको बताना है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे और सारे के सारे ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। काफी गजब और काफी शानदार तरीका है और मैं उम्मीद रखता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस हैं वो आपको आने चाहिए, ताकि आपका जो एग्जाम है ना वो बेहतरीन तरीके से निकल सके। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। एक कैंडिडेट है वो सबसे पहले नंबर लेकर आता है कितना, x%, और x% नंबर लेकर आकर के वो a अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फेल हो जाता है इसलिए हम इसको कर देंगे माइनस। दूसरा कैंडिडेट है वो सेम एग्जाम के अंदर y% नंबर लेकर आता है जो उसके उत्तीर्णांक से कितने नंबर ज्यादा है, b नंबर ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। बस आपको करना कुछ भी नहीं है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को कम करें। तो y% में से x% कम करेंगे, यानी कि y माइनस x% हुआ कि नहीं, मुझे बताओ। y माइनस x% हुआ, और इधर b में से अगर हम माइनस का a घटाएंगे तो मुझे बताओ b प्लस a होगा कि नहीं। यहां तक बातें समझ में आ गई क्या। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास ये दी गई है तो हमें कुल मिला के 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, ये b प्लस ए, इसको हम भाग देंगे किससे, यहाँ पे y माइनस x से हम भाग देंगे और गुणा में कर देंगे किससे, 100 से। तो मुझे बताओ 100 है वो b प्लस ए से गुणा होगा, तो कुल मिला के 100 हो गया। और इधर क्या बना हमारे पास, b प्लस ए, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, y माइनस एक्स के साथ के अंदर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और बताओ ये राइट आंसर है ना वो कौन से ऑप्शन के अंदर दिया गया है। देखो पहला ऑप्शन है 100। अब इसको b प्लस ए को आप a प्लस बी भी लिख सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी, क्योंकि साइन दोनों के क्या है, पॉजिटिव हैं। तो 100 b प्लस ए हो गया, या a प्लस बी हो गया, और y माइनस एक्स हो गया। तो पहले तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि x प्लस वाई है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे y x की वैल्यू है ना वो नेगेटिव जानी चाहिए। तो हमारे पास ये क्या बन गया, देखो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो इस पैटर्न से आप इस क्वेश्चन को है ना वो इजी और सिंपल वे से बना सकते हो। उम्मीद करता हूं तरीका आप स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका होगा। काफी इजी और सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यू अगर देता ना तो ये क्वेश्चन इजी हो जाते, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई फॉर्मेट में दे देता है, तब यहाँ पे क्या हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी डगमगा जाती है। तो घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ में क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। बढ़ते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपके सामने एक इलेक्शन का क्वेश्चन है। मैंने कहा इलेक्शन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन चेंजेस होके आ रहे हैं उन सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और पूरा एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा मैं, जहां पे आपको इलेक्शन से बेस्ट जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, बेसिक टू एडवांस यानी कि मेंस लेवल तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन है वो उसके अंदर हम इन्वॉल्व करेंगे। चलो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, एक चुनाव के अंदर दो लोग भाग लेते हैं। 20% वोटर डिड नॉट कास्ट वोट, 20% लोग हैं वो वोट नहीं देते हैं। 10% वोटर डिक्लेयर इनवैलिड, 10% वोट है वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। एंड द विनर गेट 40% ऑफ टोटल वोट, जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 40% वोट लेता है। एंड ही विंस बाई 4000 वोट, और 4000 वोटों से चुनाव जीत जाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट रजिस्टर्ड, तो आपको बताना है कि टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आपको कैलकुलेट करनी है। बहुत ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। चलो फटाफट से अब करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। आप इस क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो, ठीक है। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर उन सभी का कितना आना चाहिए भाई, सेम आना चाहिए, ठीक है। चलो बताओ देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले कोई चुनाव है, उसमें केवल दो ही उम्मीदवार हैं, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या उसने पूछी है। तो मुझे बताओ पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, अगर मैं मान लूं कि हमारे पास टोटल 100 अगर हमारे पास टोटल वोट थे, ठीक है, 100 अगर हमारे पास टोटल वोट थे, तो 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले,
तो अगर मैं यहाँ पे 20% कम कर दूं तो इसका मतलब है कि 80% लोगों ने वोट डाले होंगे। तो ये 80% क्या है, हमारे पास कास्ट वोट है, मतलब 80% लोगों ने वोट डाले होंगे। बात क्लियर। अब जो डाले गए वोट है ना, इसका 10% क्या कर दिया जाता है, अवैध, इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। तो मुझे बताओ, 80 हमारे पास डाले गए वोट हैं और इन डाले गए वोट में से 10% है ना, वो क्या है, इनवैलिड है। तो अगर इनवैलिड हमारे पास 10% है तो 10% में इसमें से कम कर दूंगा, 8 कम कर दूंगा, तो हमारे पास वैलिड वोट कितने होंगे, 72 हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या हुए दोस्तों, वैलिड वोट हो गए, वैध मत हो गए, हमारे पास 72 हो गए। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जीतने वाला प्रत्याशी है ना, वो कुल मतों का 40%। देखो क्वेश्चन में यहीं पे चेंज किया गया है। तो मुझे बताओ, जीतने वाला प्रत्याशी है ना, वो टोटल वोट का कितना ले रहा है भाई, 40% वोट ले रहा है। तो मुझे बताओ टोटल वोट इसमें कितने हैं, 100। तो 100 का 40%, मुझे बताओ 100 का 40% हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 40 वोट हो जाएंगे कि नहीं। तो इसका मतलब 40 वोट है ना, वो पहला कैंडिडेट लेके आ रहा है। तो मुझे बताओ दूसरे वाला कैंडिडेट है ना, वो वैलिड में से तो लेके आएगा। तो दूसरे वाले कैंडिडेट को 72 में 40 कम कर देंगे, इसका मतलब दूसरे वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले भाई, 32 वोट मिले। बताओ यही बात स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती और यहीं पर स्टूडेंट है ना, वो मिस्टेक करता है। आपको क्या समझना है, लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि जो कैंडिडेट है ना, वो वैलिड वोट का 40% लेता है, तो हम 72 का 40% कैलकुलेट करते। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि टोटल वोट का 40%, टोटल कितना था, 100 का 40% मतलब 40 वोट लेगा। अगर 100 में से 40 वोट ये ले लेगा तो दूसरे वाला जो कैंडिडेट है ना, वो वैलिड वोट में से लेगा। तो 72 में से 40 कम कर देंगे, तो इसका मतलब दूसरे वाला जो कैंडिडेट है ना, वो केवल 72 में से 40 कम करने के बाद में कितना वोट लेगा, 32 वोट लेगा। अब मुझे बताओ, जो पहला कैंडिडेट है ना, वो मुझे बताओ कितने वोटों से यहाँ पे चुनाव को जीत रहा है। तो यहाँ पे 32 और इसको 40, मतलब ये कितने वोटों से चुनाव को जीत रहा है भाई, 8 वोटों से चुनाव को जीत रहा है, ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बात करूं ना, तो 8 वोटों से नहीं जीत रहा भाई, कितने वोटों से, 4000 वोटों से वो इलेक्शन को क्या कर रहा है, जीत रहा है। बताओ 8% की वैल्यू अगर 4000 के बराबर है तो ये कितना गुना हुआ भाई, 500 गुना हुआ कि नहीं। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रजिस्टर्ड जितने भी आपके पास में मत हैं उनकी कैलकुलेशन कीजिए। तो यहाँ पे जो 100 है ना, इसको भी मैं क्या कर दूंगा भाई, 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर इसको मैंने 500 से मल्टीप्लाई किया ना, तो हमारे पास जो टोटल पंजीकृत मतदाता हैं उनकी संख्या कितनी आ गई भाई, 50,000। बस यही इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। और मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा ये वाला, ठीक है। क्योंकि लॉजिकली इस क्वेश्चन ने क्या किया है, थोड़ा बहुत घुमाया गया है लैंग्वेज के अंदर। तो बस लैंग्वेज को आपको पकड़ना है और फिर इसका आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक बातें सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी होंगी, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं, ठीक है। बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ना, फिर से आपके सामने एक इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा कि इलेक्शन वाला जो क्वेश्चन है ना, वो एक ट्रेंड बनाया गया है। ट्रेंड मतलब बिल्कुल हाईलाइटेड है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस पैटर्न के क्या क्या चेंजेस होते आ रहे हैं, उन सभी चीजों को आपको बढ़िया और इफेक्टिव तरीके से करना है। क्वेश्चन में बताया गया है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का कितना था भाई, 64% था। तो उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या, मतलब टोटल रजिस्टर्ड आपको वोट कैलकुलेट करने हैं। देखो पहले वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में मेजर डिफरेंस आपको दिया गया है। ये पहले वाला क्वेश्चन था जहां पे आपको ये कहा गया है कि 22% वोट नहीं डाले, 10% इनवैलिड हो गए, और जीतने वाला प्रत्याशी है ना, वो टोटल वोट का 40% लेता है। जबकि इस क्वेश्चन में है ना, ऐसा कोई बात नहीं कही गई है। 64% मतदाताओं ने मत डाले, 4% इनवैलिड हो गए, और जो एक कैंडिडेट है 12,288 वोट लेता है, जो टोटल वैलिड वोट का कितना है भाई, 64% है। बस इतनी सी कहानी है। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। इजी तरीका बताऊंगा और एक ही तरीका बताऊंगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे आप
बिना टाइम खराब किए सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैंने 100 मान लिया ना तो ये क्वेश्चन काफी उलझ जाएगा, कैलकुलेशन रिवर्स यानी कि पॉइंट्स के अंदर चली जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, लेट अगर हम यहाँ पे मान लें कि लेट टोटल हमारे पास जो रजिस्टर्ड वोट है ना, ये मैं मान लेता हूं कि हमारे पास क्या है, एक्स है। एन भी आप मान सकते हो, एक्स भी आप मान सकते हो। तो टोटल वोट हमने कितने माने हैं, एक्स है। अब एक कैंडिडेट है ना, वो 64% मतदाताओं ने टोटल वोट कितने माने थे, एक्स, एक्स का 64%। मुझे बताओ 64% के अगर मुझे फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो ये हो जाएगा 16 चौके 64 और ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि 16/25 हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल वोट थे, इन टोटल का 16/25 लोग है ना भाई, ये वोट डालते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो मुझे बताओ 4% का मतलब कितना होता है, 1/25 होता है। यानी कि 25 में से एक क्या होता है, इनवैलिड है। तो वैलिड वोट कितने हैं भाई, हमारे पास 24 वोट है, यानी कि 24/25 हमारे पास क्या है, वैलिड वोट है। अब एक कैंडिडेट है ना, वैलिड वोटों का कितना परसेंट, 64%। 64% का मतलब कितना, 16/25। 16/25 वोट लेता है, ठीक है ना। ये उस कैंडिडेट को मिल रहे हैं, बट एक्चुअल के अंदर जो मिल रहे हैं ना, वो कितने वोट मिल रहे हैं, 12,288 वोट इसको मिल रहे हैं। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए भी आपको थोड़ी बहुत अप्रोच यहाँ पे आनी चाहिए कि ऊपर वाली से ऊपर वाले को, नीचे वाली से नीचे वाली वैल्यूज को जब आप काटोगे ना, तब आपका आंसर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो मुझे बताओ क्या ये वैल्यू है वो 12 से हम काट सकते हैं, बिल्कुल 12 से काट के देखिए तो 12 दूना 24, 12 से मैंने इसको काटा, 12 एकम 12, इधर 12 दूना 24 और ये 12 चौके 48, मतलब 1024 आ गया। ठीक है, 1024 को फिर से हम किससे काटेंगे भाई, 16 दूना 32, 32 से मैंने इसको काटा तो ये हमारे पास कितना बार चला गया भाई, 32 बार चला गया। ठीक है, और 16 से ये कितनी बार कटा दोस्तों, 2 बार कट गया। अब कुल मिला के हमें यहाँ पे 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 2 करना है। तो x की वैल्यू जो आपके पास में बनेगी ना, वो बनेगी 25 गुणा 25। ठीक है, 25 गुणा 25 को मैं लिख लेता हूँ 625। ठीक है, 25 गुणा 25 को हम कितना लिख लेते हैं भाई, 625 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया 625, और फिर गुणा के अंदर हम क्या करेंगे भाई, 25 को 2 से गुणा किया तो हमें कुल मिला के 50 से मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, 5 को 5 से गुणा किया 25, बच गया 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हुआ हमारे पास 12, 56 30 और एक कितना हुआ 31, और एक जीरो हम सेपरेट लगा देंगे, मतलब 31,250 है ना, वो आपके पास में टोटल रजिस्टर्ड वोट आ गए। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को बेहतरीन और शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, काफी गजब का कॉन्सेप्ट था और काफी A1 और शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पिछली एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, कैटेगरीज के अंदर है वो डाल लेंगे। ठीक है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, जो भी आपका एग्जाम रहने वाला है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक बातें सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी होंगी। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी गजब का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, और ये फाइनल क्वेश्चन है हमारे आज का। फिर इसके बाद में हम परसेंटेज का थर्ड सेगमेंट डिस्कस करेंगे, जहां पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चनों के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो बताओ, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज बाई R%, यानी कि कोई आर्टिकल है जिसका प्राइस है वो पहले R% बढ़ा दिया जाता है, एंड लेटर द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज बाई R%, और जो नया मूल्य है उसको R% कम कर दिया जाता है। इफ द लेटेस्ट प्राइस वाज ₹1, यदि नया मूल्य है वो हमारे पास 1 रुपया है, तो आपको बताना है कि द ओरिजिनल प्राइस कितने रुपए का होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मान के चलिए कि 2012 का जो दौर था एसएससी का, वहां पे ये क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल अनलिमिटेड बार पूछा गया है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वाई फ्रैक्शन सॉल्व करना बताऊंगा, काफी इजी और सिंपल मेथड है। कभी भी आपके क्वेश्चन है ना इन तरीकों से गलत नहीं होने वाले, आप विश्वास कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर काम कीजिएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे को क्या दिया गया, R% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो R% की वृद्धि का मतलब है R% को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, R/100। कितना लिख सकते हैं, R/100। तो हम कहे कि यहाँ पे अगर आपके पास में स्टार्टिंग, अगर आपके पास में स्टार्टिंग प्राइस है ना, वो आपके पास में अगर 100 थी, तो अब R का इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास में न्यू जो वैल्यू है ना वो कितनी हो जाएगी, 100 प्लस R हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास न्यू वैल्यू, नई वैल्यू।
सेकंड आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट चीज आपको यहाँ से क्लियर हो चुकी है कि अगर हमने R% बढ़ाया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 100 + R हो जाएगी। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज को आपने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि R% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। R% का क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब R% की फ्रैक्शन कितनी होगी, R/100। यानी कि मैं मान लूं कि स्टार्टिंग में अगर हमारे पास जो आर्टिकल था वो अगर 100 रुपए का आ रहा था, तो अब क्या होगा, आर की कमी होगी। आर की कमी होके हमारे पास न्यू प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 100 - R हो जाएगा। ये हमारे पास न्यू प्राइस हो गया। तो ये दो बातें हैं वो आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अब बस यहीं से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व हम करेंगे कि यहाँ पे एक तरफ रखता हूं मैं वैल्यू स्टार्टिंग की और एक तरफ हम वैल्यू रखते हैं अब की, ठीक है, नाउ यानी कि आज की। तो स्टार्टिंग के अंदर अगर पहला जब बढ़ रहा था तो वो क्या बढ़ रहा था, हमारे पास 100 से क्या बन रहा था भाई, 100 + R बन रहा था। और दूसरे वाला कॉन्सेप्ट था उसमें 100 से ये R कम हो रहा था, मतलब 100 - R हो रहा था। कुल मिला के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो 100 × 100 इन दोनों को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 100 को 100 से गुणा कर रहा है, यानी कि कुल मिला के हमारे पास कितना हो गया, 10,000। और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे बताओ ये a + b - b होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 माइनस कितना हो जाएगा, R² हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास में जो न्यू वैल्यू है ना वो 10,000 - R² है, बट रिगार्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कितना है, 1 है। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई भाई, यहाँ पे 10,000 - R की वैल्यू 1 है, मतलब 1 बटा ये कितना हो गया हमारे पास, 10,000 माइनस कितना, R² गुना हो गया। तो हमें क्या करना है, बस इसको भी आप इतना ही गुना कर दीजिए, कितना, 1 बटा 10,000 माइनस R² गुना कर दीजिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना वो कितना बन जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 माइनस R² हो जाएगा। और बस यही इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं काफी गजब का क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है और काफी सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। बस R की वैल्यू देख करके आपको क्वेश्चन का छोड़ना नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में गिवन है। देखो एक ही ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखते ही आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, टिक मार्क करना है। आंसर रट्टा मार के जाना जब भी आप एग्जाम देने जाओ, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो सेम डिपटॉप ऐसे की ऐसे ही पूछेगा। ना तो कभी ये क्वेश्चन चेंज हुआ है, ना इसके कभी ऑप्शन चेंज हुए हैं। ठीक है, तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन है ना वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी मजेदार और काफी इफेक्टिव रहा होगा। तो परसेंटेज के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, जहां पे परसेंटेज से हम काफी शानदार क्वेश्चन लेकर आएंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन लेकर आएंगे कि और कैसे एग्जाम के अंदर टफ बनाया जा सकता है, किस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में हम अपकमिंग एग्जाम क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ओके, थैंक यू, गुड बाय। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।